The Hindu editorials, 7th of July 2021. Cultural genocide. Canada should ensure justice for indigenous community who suffered systemic violence. जीनोसाइड का मतलब होता है जब बड़ी पॉपुलेशन को मार दिया जाता है। कल्चरल जीनोसाइड का मतलब है कि जो किसी एक खास कल्चर को बिलोंग करते हैं लोग, उनको मार दिया जाना। कनाडा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी जो वहीं पर बड़ी हुई है, वहीं की है, उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, जो सिस्टम के की हिंसा को सफ़र कर रहे हैं, जो उससे सिस्टम की हिंसा से पीड़ित हैं। The recent discovery of hundreds of graves in Canada has put the spotlight back on its dark past, when indigenous people faced systemic discrimination and violence. हाल में जो कई सौ ग्रेव्स यानी जो कब्रें मिली हैं कनाडा में, उसने स्पॉटलाइट वापस कनाडा के जो उस हिस्ट्री पे रख दी है जो कि खराब उनका जो पास था, जो उनका अंधेरा पास था, यानी कि जो जहाँ जो बुरी घटनाएं होती थी वहाँ पे, उसका उस तरह का जो पास था उनका, वहाँ पे स्पॉटलाइट चली गई है। जब जो वहाँ के लोकल लोग थे, वो सिस्टम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी और वायलेंस भी फेस करते थे। In June, the Caucasus First Nation, an indigenous organization, found 751 unmarked graves at the site of a former residential school in Saskatchewan. जून में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वहाँ की इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं की है, उसने ये 751 बिना चिन्ह वाले ग्रेव्स, यानी जिसपे नाम नहीं लिखा था कि किसका ग्रेव है ये, उस साइट पे, उस जगह पे उन्होंने ढूंढे, पाए, जो कि पहले यहाँ पे एक रिहायशी स्कूल हुआ करता था सस्काचेवान में। This came a month after another indigenous organization discovered the remains of 215 children at a closed residential school in British Columbia. और ये उस घटना के एक महीने बाद आ रहा है जब एक और वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन था, उन्होंने 215 बच्चों के शव, उनके जो बची हुई बॉडीज थी, वो पाए थे, वो ढूंढे थे एक ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल में, रिहायशी स्कूल में, जो बंद कर दिया गया है इन ब्रिटिश कोलंबिया में। Canada's residential school system was a telling example of how indigenous people were treated. कनाडा का जो रेसिडेंशियल स्कूल का सिस्टम था, रिहायशी स्कूल का सिस्टम था, वो एक बड़ा एक कहानी बयान करने वाला एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कैसे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके साथ जो कैसा ट्रीटमेंट होता था, यानी उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। Between 82 and 96, 1882 and 1996, an estimated 150,000 children were sent to residential schools that were funded by the federal government and run mostly by the Catholic Church. ये जो 114 साल का पीरियड है, अंतराल है, उसमें उसके बीच में एक अनुमानतः 1.5 लाख बच्चे रिहायशी स्कूल में भेजे गए थे। जो रिहायशी स्कूल की जो फंडिंग थी वो सरकार द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा वहाँ वहाँ की जो है उसने की थी। और ये स्कूल की फंडिंग तो केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन ये चलाए जाते थे कैथोलिक चर्च के द्वारा ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वो फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, और ये सारे जो बच्चे थे, ये सब, इन सबको ज़बरदस्ती ले जाया गया था अपनी फैमिली से दूर। एंड थाउजेंड्स नेवर रिटर्न, और हजारों बच्चे कभी वापस नहीं आए। In 1883, Canada's first Prime Minister, Sir John A. Macdonald, defended in the Parliament the system of residential schools, saying Indigenous students should be kept away from their parents, who are savages. 1883 में कनाडा के जो पहले प्रधानमंत्री थे, सर जॉन ए मैकडोनाल्ड, उन्होंने पार्लियामेंट में
ये जो सिस्टम था रिहायशी स्कूलों का, उसका बचाव करते हुए ये कहा कि जो इंडिजिनस स्टूडेंट हैं, हमारे जो लोकल बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट जो है जानवर सैवेजेस हैं। यानी सैवेज वो होता है जो कि जंगली होता है। द चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेजेस और प्रैक्टिस देयर कल्चर। इन बच्चों को ये अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी लैंग्वेज बोले या अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बच्चे जो थे इंडिजिनस बच्चे थे। ठीक है, किसी भी देश में लोग बाहर से ब्रिटिश आइलैंड से आए थे पहले रहने के लिए, और वो अपने आप को सिविलाइज मानते थे। तो जो वहाँ पे रहते थे जंगल वगैरह में लोग, उनको इंडिजिनस कहा जा रहा है कि वहाँ के लोकल थे वो। और उनके मन में ये आइडिया था कि हम तो बाहर से आए और हम लोग सिविलाइज्ड हैं, और ये जो जंगल में रह रहे हैं कनाडा में पहले से कई हज़ारों वर्ष से, तो वो जंगली हैं। और उनके इसीलिए बच्चों को हम थोड़ा बेहतर बनाएंगे, हम उनको रिहायशी स्कूल में भेजेंगे जिससे उसको उनको अपना कल्चर सिखाया जा सके। तो उनको ये अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपना कल्चर को प्रैक्टिस करें रेजिडेंशियल स्कूल्स में। मैनी वर अब्यूज्ड, तो बहुत से बच्चों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता था। An estimated 4,000 children died, mainly due to TB, malnutrition, and other illnesses resulting from the squalid conditions in the schools. अनुमान था 4,000 बच्चे मर गए थे, मुख्यतः टीबी की वजह से या कुपोषण की वजह से और दूसरी बीमारियों की वजह से, जो कि जो गंदगी वाली जो हालात थे, जो उनसे जो बीमारियां रिजल्ट होती थी, यानी परिणाम था आती थी उन स्कूलों में, उससे वो बच्चे मर गए थे। Despite these horrors, the residential school system continued for over a century. इन सारे डरों के बावजूद भी, दर्दनाक दर्दनाक स्थितियों के बावजूद भी, जो रिहायशी स्कूल का सिस्टम था वो करीब करीब 100 साल से ज़्यादा चलता रहा। In 2008, Prime Minister Stephen Harper issued a formal apology. 2008 में प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने एक माफ़ीनामा, जो कि औपचारिक माफ़ीनामा था, वो प्रस्तुत किया, इशू किया, जारी किया। The government also set up a Truth and Reconciliation Commission to document the history and the lasting impact of the school system on the indigenous communities. सरकार ने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, सत्यता और सामंजस्य बनाने वाला एक आयोग भी सेटअप किया, जिससे कि जो स्कूल सिस्टम था उसका क्या असर हो रहा था, और उसकी क्या हिस्ट्री थी, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको रिपोर्ट के रूप में रखने के लिए, एक कागजात के रूप में रखने के लिए कि क्या असर था वहाँ की जो लोकल समुदाय थे उनके ऊपर, ये कमीशन उन्होंने बैठाया था। In 2015, the commission called the violence against indigenous students a cultural genocide. तो इस कमीशन ने जो जो हिंसा की जाती थी लोकल स्टूडेंट्स के खिलाफ, उसको एक कल्चरल जेनोसाइड कहा। यानी कल्चर के आधार पे जब पूरी पूरी पॉपुलेशन को मार दिया जाता है। It has made 94 calls to action to different levels of the government and communities that included independent investigations and steps to protect aboriginal rights and culture. तो इस कमीशन ने, इस आयोग ने 94 रिक्वेस्ट की एक्शन के लिए, जो कि अलग अलग स्तरों पे की गई हैं गवर्नमेंट के और समुदायों के, और जिसमें कि उन्होंने जो काम किया है उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट अन्वेषण भी किए हैं, और उन्होंने स्टेप्स भी सुझाए हैं कि उन्होंने मांग की है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किए जाएं, और ये स्टेप्स भी सुझाए हैं कि एबोरिजिनल जो लोग हैं, यानी ओरिजिनली जो वहाँ रहने वाले लोग थे, उनके जो राइट्स हैं, उनके अधिकार, उनका कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्टेप्स भी सुझाए हैं, कदम भी बताए हैं। इट ऑल्सो आस्क्ड द कैथोलिक चर्च टू अपोलोजाइज एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन। उन्होंने कैथोलिक चर्च को भी ये कहा कि वो माफ़ी मांगे और ऐसे कदम लें जिससे कि सामंजस्य बन जाए
reconcile कर लें लोग. The Vatican is yet to formally apologize for the schools. Vatican को अभी भी औपचारिक रूप से माफी मांगना है स्कूलों के लिए. Justin Trudeau, who came to power in 2015, had promised that addressing the grievances of the indigenous communities was a core agenda. जस्टिन ट्रूडो जो कि पावर में 2015 में आए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि ये जो शिकायतें हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की, समुदायों की, उसको उनका जो सॉल्यूशन है वो एक उनका सेंट्रल एजेंडा होगा, उनका सेंट्रल प्लान होगा, केंद्रीय उनका मुख्य प्लान होगा. बट 6 years लेटर इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन से अथॉरिटीज आर हाफ हार्टेड. तो ये 6 साल बाद भी जो इंडिजिनस संगठन है वो ये कहते हैं कि जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं वो आधे दिल से काम कर रही हैं. The back-to-back discoveries of unmarked graves strengthen indigenous organizations' claim that the actual number of the dead is way above the estimates of the commission. जो एक के बाद एक डिस्कवरीज हो रही हैं, जिसमें कि ऐसे कब्रें मिल रही हैं जो कि जिसपे कोई चिन्ह नहीं है, ये इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस जो संगठन है उनके इन दावों को मजबूत करते हैं कि जो मरे हुए जो लोग हैं उनका जो असल में जो नंबर है वो कमीशन के द्वारा जो अनुमानित किया गया उससे बहुत ज़्यादा है, वे अबव. मिस्टर ट्रूडो हैज़ एक्सप्रेस्ड गिल्ट ओवर द अब्यूजेस. मिस्टर ट्रूडो ने ये अभिव्यक्त किया है कि उनको गलती की या गिल्ट की भावना हो रही है इन अब्यूजेस के बारे में. बट दैट इज़ नॉट इनफ. लेकिन वो काफ़ी नहीं है. हिज गवर्नमेंट शुड असिस्ट इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइंड अनमार्क्ड ग्रेव्स. उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो जो लोकल संगठन है उनकी मदद करें, जिससे कि और भी जो ग्रेव्स हैं और भी कब्रें जो अनमार्क्ड हैं वो ढूंढी जा सके. He should order investigations into the residential schools with graves to get to the bottom of the matter. उनको अन्वेषण ऑर्डर करना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो कि ग्रेव्स जहाँ पे हैं, कि जिससे कि इस मैटर के बॉटम में पहुंचा जा सके, इस मामले के तह तक पहुंचा जा सके. Mr. Trudeau should also accelerate steps to implement all the recommendations of the Reconciliation Commission to ensure reparations are done to the country's indigenous community. मिस्टर ट्रूडो को ये भी चाहिए कि वो ऐसे कदम लेने को तेज़ करें, की प्रक्रिया को तेज़ करें, जिससे कि जितने भी रिकमेंडेशंस इस रेकन्सिलिएशन कमीशन ने दिए हैं उन सब का क्रियान्वयन किया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो देश की इंडिजिनस समुदाय है, जो लोकल समुदाय है, उसकी भरपाई की जा सके. सेकेंड एडिटोरियल, अ डेथ फोरटोल्ड. एक ऐसी मृत्यु जिसको पहले से ही कह दिया गया था या पहले से अनुमानित कर लिया गया था कि ये मृत्यु होगी. There is a pattern of institutional oppression behind the demise of Father Stan Swamy. फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु के पीछे एक पैटर्न है संस्थागत रूप से किसी को दाबने का या ऑप्रेस करने का. It was a death his well-wishers feared would happen and one he had anticipated. ये एक ऐसी मृत्यु थी जो कि उनके भला चाहने वालों को जिसका डर था कि वो हो जाएगी, और एक ऐसी मृत्यु जो उन्होंने खुद भी एंटिसिपेट की थी, यानी पूर्व अनुमानित की थी. Father Stan Swamy, an 84-year-old Jesuit priest known for his service and activism in the cause of Adivasis, died 9 months into his unjust imprisonment on tenuous charges. फादर स्टैन स्वामी जो कि 84 वर्ष के जो जीसस को मानने वाले जेसुइट प्रीस्ट थे, पादरी थे, जो कि जाने जाते थे अपनी सर्विस के लिए और अपने सक्रियता के लिए, जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए, उनके प्रयोजन से, वो मर गए 9 महीने बाद उस घटना के, जब उनको अनजस्टली, अन्यायपूर्ण तरीके से उनको जेल में बंद कर दिया गया, ऐसे इल्ज़ामों पे जो कि हल्के फुल्के थे, टेनुअस थे, मतलब जो कि नहीं साबित हो सकेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, कमजोर चार्जेस कह सकते हैं. A death that was simply allowed to happen despite being foretold by his deteriorating health in prison will weigh on the country's collective conscience for long. एक ऐसी मृत्यु जो कि बस
को जाने दी गई, बजाय इसके बावजूद कि ये पहले से ही कह दिया गया था कि इनकी डेथ हो रही है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो गिर रही थी प्रिजन में। तो उनकी मृत्यु हो जाना हमारे देश की जो अंतरात्मा है, जो हमारी मिली-जुली अंतरात्मा है इस देश की, उस पे ये डेथ जो है बहुत ही भारी तरह से बैठी रहेगी बहुत लंबे समय तक। His age and frailty drew no sympathy from either the prosecuting agency or the trial court, which clung to the state narrative of there being grounds to believe that he was part of a Maoist plot to overthrow the government. उनकी जो उम्र थी, या वो जैसे फ्रेल्टी का मतलब जो व्यक्ति बहुत ही पतला, सिकुड़ा और कमज़ोर होता है, उनकी जो कमज़ोरी थी या उनकी उम्र जो थी कि वो 84 ईयर्स के थे, उसने बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं खींची, और या तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से या ट्रायल कोर्ट से भी, जो इस बात पे चिपके हुए थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट का, ये राज्य का जो कहानी थी, नैरेटिव था, कि विश्वास करने लायक ग्राउंड्स कारण हैं कि वो एक माओइस्ट प्लॉट के पार्ट थे, जो माओइस्ट प्लॉट बनाया गया था, माओवादी प्लॉट बनाया गया था सरकार को ओवरथ्रो करने के लिए, उसके वो एक पार्ट थे। इस पे जो सरकार का नैरेटिव था, उस पे कोर्ट्स भी उस पे क्लिंग करके रहे, चिपके रहे। Despite being a fit case for bail, he was denied bail, mainly due to the statutory bar on bail under the anti-terrorism law invoked against him. इसके बावजूद कि ये बेल का फिट केस था, लेकिन उनको बेल से मना कर दिया गया, महज इसलिए, मुख्यतः इसलिए क्योंकि लॉ में एक रुकावट है कि एंटी टेररिज्म लॉ जिसके अंतर्गत, जिसका आह्वान किया गया था उनके खिलाफ, उसके अंतर्गत बेल नहीं होती है। The best the defendant judiciary could do for him was a spell of hospitalization, even as Dr. Janarian pleaded that he be given interim bail to be with his friends or allowed to die in prison. ये जो आत्मविश्वास की कमी वाली जो जुडिशरी थी, जो जजेस थे, जो सबसे अच्छा उसके उनके लिए कर सकते थे, वो ये था कि उनको हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए भेज देते। स्पेल मतलब एक समय का अंतराल, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन में वो खर्च करते, बिताते। जैसे वो 80 साल से ज़्यादा के जो पर्सन थे, यानी स्टैन स्वामी, वो प्लीड कर रहे थे कोर्ट से कि उनको इंटरिम बेल दे दी जाए, जिससे वो अपने फ्रेंड्स के पास रह सकें, या उनको, या फिर उनको जेल में ही मर जाने दिया जाए। The Bombay High Court did issue notice on his bail petition, observing that he was entitled to bail, but his end came in a hospital even before the matter could be taken up for final disposal. बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस जरूर इशू किया था उनके बेल के पिटीशन पे, और ये ऑब्जर्वेशन करते हुए कि वो बेल के लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन उनका अंत आ गया हॉस्पिटल में, उसके और भी पहले, जबकि वो मैटर फाइनल डिस्पोजल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा टेकअप किया जाता, उसके पहले ही उनका अंत आ गया हॉस्पिटल में। Much of the blame and accountability for his death should be on the NIA, which perversely opposed his release, and the court, which could have granted interim bail weeks earlier. ज़्यादातर जो इसके लिए जो इल्ज़ाम है और जो इसके लिए जिम्मेदारी है उनके मृत्यु की, वो NIA पे होनी चाहिए, जिसने बहुत ही विपरीत तरीके से उनके जेल से रिलीज़ होने को अपोज किया, उसका विरोध किया, एंड उस कोर्ट पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो उनको इंटरिम बेल दे सकता था कई वीक्स पहले ही। It was fairly obvious that his prison stay, especially during the pandemic, was detrimental to his well-being. ये काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ हो गया था कि उनका जो प्रिजन में रहना है, खासतौर पे पेंडेमिक के दौरान, वो उनके अच्छी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ख़राब होगा, डेट्रीमेंटल होगा, हेल्थ को ख़राब करने वाला होगा, तोड़ देने वाला होगा। A good 2 months elapsed between the High Court seeking the NIA's response to his bail plea on medical grounds and his death. 2 महीने निकल गए उस समय के बीच में, जब हाई कोर्ट ने
एनआईए का रिस्पांस मांगने की कोशिश की उनके बेल की रिक्वेस्ट पे, जो कि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे किया था, और जो जो उनकी डेथ हुई उसके बीच में 2 महीने निकल गए। The same court had intervened to grant interim bail to Varavar Rao, another elderly co-accused, holding that the bail can be granted purely on the grounds of sickness, advanced age, infirmity, and health conditions, especially if incarceration amounted to endangering life. उसी कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था इंटरिम बेल देने के लिए वारावर राव को, जो कि एक और वृद्ध को अक्यूज थे, जिनको भी इनके साथ ही इन पे इल्ज़ाम लगाया गया था। और उस वक्त कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि बेल दी जा सकती है, ग्रांट की जा सकती है केवल बीमारी के ग्राउंड पे, केवल ज़्यादा उम्र के ग्राउंड पे, या कोई इनफर्म है यानी दृढ़ नहीं है जिसकी हेल्थ, और हेल्थ की जो हालत है उसके कारण से बेल दिया जा सकता है, खास तौर पे यदि जो जेल में डालना है, इनकार्सरेशन है, वो ऐसा है कि जिससे कि उनका लाइफ में खतरा हो रहा है। It is systemic and institutional failure that another under trial, placed in similar circumstances, did not get the benefit of this humane approach. ये हमारे सिस्टम का और हमारे संस्थाओं का फेलियर है कि जैसे वरावर राव को तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन एक और अंडर ट्रायल जो था, जैसे स्टैन स्वामी जो थे, जो उन्हीं परिस्थितियों में थे, लेकिन उनको इस ह्यूमेन अप्रोच का, इस मानवीय अप्रोच का, मानवीय तरीके का जो फायदा है वो नहीं मिल पाया। A pattern of institutional oppression can be seen in the events, from the denial of a sipper in jail to his death while in custody. तो एक इसमें इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत ऑपरेशन का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, देखा जा सकता है इन घटनाओं में। जैसे जब वो जेल में थे तो उनको एक सिपर डिनाई कर दिया गया था, यानी कि उनको जो अ, एक हेल्पर जिसको होता है वो डिनाई कर दिया गया था, जो उनको खाना खिला सकता या पानी पिला सकता। और उसके बाद जब तक उनकी डेथ हो गई कस्टडी में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन को दिखाती है। टू लार्ज इशूज हियर आर द questionable legality of the bail denying feature of the Unlawful Activities Prevention Act and the validity of the Bhima Koregaon case itself. दो इसमें और भी बड़े इश्यूज हैं, और एक इशू ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अधिनियम है, उसमें जो बेल को डिनाई करने का, बेल को मना करने का जो लक्षण है उसका, उसकी लीगैलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और कि क्या वो लीगल है, क्या सही है कि उसमें बेल डिनाई किया जा सकता है ऐसी चीज़ के लिए। और दूसरा ये कि भीमा कोरेगांव केस ही एक वैध केस है कि नहीं है, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। It is time the higher judiciary examined these, especially the attempt to link a simple case arising out of violence a day after the Elgar Parishad, a commemorative event held in Pune, and an alleged Maoist plot involving lawyers, activists, and human rights defenders. समय आ गया है कि ऊपर वाली जो जुडिशरी है इन चीज़ों को का परीक्षण करे, खास तौर पे उस कोशिश का कि इस कोशिश में एक सिंपल केस को जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, एक सिंपल केस को जो कि वायलेंस से अराइज हो रहा है, जो कि जो जो हिंसा से अराइज हो रहा है, जो हिंसा एल्गर परिषद जब हुई थी उसकी एक दिन पहले हुई। एल्गर परिषद जो कि एक किसी को याद करने वाला इवेंट था, पुणे में जो किया गया था, और उसके बाद जो एक ये एलिगेशन लगाया गया कि एक माओइस्ट प्लॉट है जिसमें कि लॉयर शामिल हैं, सक्रिय एक्टिविस्ट शामिल हैं, और ह्यूमन राइट के बचाव करने वाले लोग भी शामिल हैं। उन्होंने एक प्लॉट बनाया है जिसके तहत जो है ये वायलेंस जो एक दिन पहले हुआ एल्गर परिषद से वो किया गया। इस बारे में हायर जुडिशरी को इसका परीक्षण करना चाहिए। To make matters worse, credible reports that some of the electronic evidence gathered in this case could have been planted remotely by malware were never investigated. और इन मामलों को और भी बुरा करते हुए, और भी खराब करते हुए,
ये विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत गैदर किया गया था इस केस में, जो इकट्ठा किया गया था, हो सकता है उस सबूत को दूर से रिमोटली प्लांट कर दिया गया हो, वहाँ पे रख दिया गया हो लाके, मालवेयर के द्वारा, यानी कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि गलत काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मालवेयर होता है वो, उसके द्वारा ये सबूत रख दिया गया हो। इस मामले को कभी भी अन्वेषित नहीं किया गया। द कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर फादर स्वामीज डेथ रिंग्स पेनफुली ट्रू। फादर स्वामी की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके इसके इसको फिक्स करने की जो कॉल है थी, जो जो सब लोग गुलाब मांग कर रहे हैं इसके लिए, वो जो वो अकाउंटेबिलिटी की जो कॉल है, वो वो सच है। और इससे बहुत दर्द होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी कॉल है वो सच है, कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि फादर स्वामी की डेथ क्यों हो गई, कैसे हो गई, किसकी वजह से हुई।